नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। यहां आपको मिलेगा 11th और 12th इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी लैंग्वेज में और एकदम फ्री में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो के एंड तक। तो आज जो चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं वो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उत्पादक का संतुलन। अब इस चैप्टर का नाम पढ़कर सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि प्रोड्यूसर कौन है या फिर उत्पादक कौन होता है। तो इसका उत्तर है कि उत्पादक या प्रोड्यूसर वो व्यक्ति या वो फर्म है जो वस्तुओं का उत्पादन करती है और उनको बेचकर अपना प्रॉफिट कमाती है, लाभ कमाती है। अब जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है कैमिल कंपनी का, तो कैमिल फर्म ने इसको बनाया है। कैमिल फर्म क्या है? इसकी उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। अब उत्पादक होने के नाते, यदि आप एक उत्पादक के नाते सोचो, तो उत्पादक होने के नाते हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा हमेशा कि हम अपने लाभ को करें अधिकतम, तभी हमें मज़ा आएगा चीज़ों को बेचने का। इससे पहले हमने पढ़ा था उपभोक्ता संतुलन एक अध्याय, यदि आपको याद हो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में रहेगा जब वो अपनी दी हुई आय पर कुछ ऐसे संयोग बनाता है, ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाता है वस्तुओं के, जिनको खरीद कर वो एकदम संतुष्टि अपनी अधिकतम कर लेता है। उस स्थिति में रहेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पर हमें उत्पादक के दृष्टिकोण से सोचना है, तो वो कब रहेगा संतुलन में? जब उसका प्रॉफिट रहेगा मैक्सिमम, या उसका खजाना एकदम, उसकी जेब पैसों से भर जाएगी, उस स्थिति में रहेगा वो संतुलन में, है ना। तो यही हमें समझना है इस चैप्टर में कि एक उत्पादक किस स्थिति में, अर्थशास्त्र की दृष्टि से किस स्थिति में संतुलन में रहेगा। इसी चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और इसी पूरे बारे में ये चैप्टर दिया गया है। बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मुश्किल से थोड़ी देर में ही रैप अप कर लेंगे हम इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर या उत्पादक कौन होता है? तो प्रोड्यूसर अंडरटेक्स प्रोडक्शन विद अ व्यू ऑफ मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर वो व्यक्ति है जो वस्तुओं का उत्पादन करता है एक व्यू से, एक ही दृष्टिकोण है उसका, क्या? मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए। अब इसमें जो शब्द आया है प्रॉफिट, इसका क्या मतलब होता है? इस शब्द से हम लगभग बचपन से परिचित हैं, इसको हिंदी में कहते हैं लाभ। तो लाभ वो मूल्य है या वो पैसा है जो हमारी लागत को हटाकर आय से हमें प्राप्त होता है। सीधे शब्दों में कैसे? तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। क्या है? टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जितने भी हमारी आय आई है और जितनी हमने लागत लगाई है उसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा लाभ आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास 50 रुपये थे, ठीक है। उस 50 रुपये से आपने कुछ खरीद लिया, चॉकलेट खरीद लिया, मान लेते हैं चॉकलेट खरीद लिया 50 रुपये का, और वो 50 रुपये की चॉकलेट आपने खाई नहीं, उसको ले जाके बेच दिया। कितने रुपए में? 70 रुपये में वो चॉकलेट्स बेच दी आपने। तो ये 50 रुपये तो हो गए आपके कॉस्ट के, और ये 70 रुपये हो गए आपके रिवेन्यू। तो रिवेन्यू ये तो हो गया टोटल रिवेन्यू। अब इस टोटल में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे टोटल रिवेन्यू में से, तो कितना पैसा बचेगा? 20 रुपये। ये 20 रुपये क्या है? आपका प्रॉफिट है। अब अगर आपका 50 रुपये में 70 रुपये का 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अगर 80 में बेचते तो 30 रुपये का प्रॉफिट होता, आपको और ज़्यादा मज़ा आता 30 रुपये लेकर, तो आप अधिक संतुलन में होते उस समय, है ना। तो संतुलन में कब होगा उत्पादक? जब उसका प्रॉफिट रहेगा मैक्सिमम। तो ये है प्रॉफिट सीधे शब्दों में। अब कुछ अर्थशास्त्र की दृष्टि से प्रॉफिट की परिभाषाएं हैं, वो क्या है? फॉर्मूला एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला है टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कौन सी वाली? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। हालांकि ये और ये दोनों सेम हैं, लेकिन परिभाषाएं अलग अलग हैं, कॉस्ट दोनों में अलग अलग काटी गई है। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? यदि आपको कॉस्ट वाला चैप्टर याद हो, मैंने जो अपलोड भी कर दिया है, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें मैंने कॉस्ट पूरी तरीके से या पूरा विस्तृत रूप से समझा रखा है। आप वो वाला चैप्टर देख सकते हो, वो वाला वीडियो। यहाँ पर मैं संक्षेप में बता देता हूँ क्या है। तो दो तरह की कॉस्ट होती है हमारी, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो हम बाहर से किराए पर ले लेते हैं। अब मान लेते हैं आपको कोई भी व्यापार शुरू करना है, आपको फैक्ट्री लगानी है किसी भी चीज़ की, तो लैंड चाहिए आपको, सबसे पहले तो ज़मीन चाहिए।
तो एक ऑप्शन तो है कि वो ज़मीन आपके पास ही पड़ी हुई है, आप अपनी ज़मीन पर ही खोल लेते हो, और दूसरा ऑप्शन है कि आप वो ज़मीन रेंट पर ले लेते हो किसी से। तो यदि आपने वो रेंट पर ले लिया तो वो हो जाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और यदि आपने उसको अपना ही यूज़ कर लिया उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो ये है फर्क एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में। टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी है, तो उसको कहते हैं हम इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को ही हम इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट में टोटल रिवेन्यू जितनी हमारी आय थी उसमें से सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकालते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं निकालते, यानी कि जितना भी हमने रेंट पर लिया है सामान और जितना पैसा कुल मिला के हमारी जेब से गया, ये जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है ये प्रत्यक्ष रूप से हमारी जेब से नहीं जाता, अप्रत्यक्ष रूप से जाता है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे नहीं जा रहा, मतलब कि रेंट हम खुद को ही थोड़ी दे देंगे, खुद का पैसा तो हम बचा रहे हैं। तो जितना पैसा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हमारी जेब से गया उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और टोटल रिवेन्यू में से उसको ही घटा देंगे तो वो आ जाता है क्या, अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्लियर है। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ। तो टोटल रिवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे, टोटल रिवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये भी यदि आपको याद हो कॉस्ट वाले चैप्टर में ही, तो दो तरह की कॉस्टें थी, एक वेरिएबल थी एक फिक्स थी। वेरिएबल कॉस्ट वो होती हैं जो उत्पादन के साथ बदलती रहती हैं, बढ़ती या फिर घटती रहती हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट वो रहती हैं जो उत्पादन के साथ बदलती नहीं है, फिक्स रहती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है ये भी संक्षेप में बता देता हूँ। जैसे लैंड है, आपने फैक्ट्री खोली, लैंड का जो भी रेंट होगा वो तो आपको देना ही है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, चाहे आपकी कोई 1 रुपये की बिक्री, 1 रुपये का सामान खरीदे ना खरीदे, उसका रेंट तो आपको देना ही है। जितने भी आपके फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ होंगे, कुछ बंदे आपने काम पे रखे होंगे कि हाँ ये रहेंगे, उनकी सैलरी चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो आपको देना ही पड़ेगा जेब से। तो ये किस तरह की कॉस्ट होती हैं, ये फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, जैसे फैक्टर्स होते हैं, प्लास्टिक या मार्कर बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए तो हम उतना ही प्लास्टिक खरीदेंगे जितनी मार्कर की हमारे पास डिमांड है। अब अगर 1000 मार्कर का प्रोडक्शन करना है तो हम 1000 मार्कर का ही प्लास्टिक खरीदेंगे, है ना। जब 2000 मार्कर का आएगी डिमांड तो हम 2000 मार्कर का प्लास्टिक खरीद लेंगे, तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये उत्पादन के साथ बढ़ती और उत्पादन के साथ कम होती रहती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जब हम टोटल रिवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे सिर्फ, उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट होता है जब हम टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट भी फिक्स्ड कॉस्ट भी, तो उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो आसान शब्दों में ये प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ये तीनों सेम ही हैं, सिर्फ यहाँ पर परिभाषाओं में परिवर्तन है, यानी कि माइनस क्या क्या करना है ये चेंज किया गया है, इस वजह से इसका नाम चेंज है बस। ठीक है, तो ये है प्रॉफिट। सीधा सीधा हमें यही समझना है कि जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो हमारा प्रोड्यूसर क्या रहेगा, संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो अब समझ लेते हैं कंडीशंस प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की, यानी कि क्या क्या वो शर्तें हैं जिनको पूरी करके ही हम अर्थशास्त्र के हिसाब से समझ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझ सकते हैं कि प्रोड्यूसर रहेगा इक्विलिब्रियम में, उत्पादक रहेगा संतुलन में, या उसका प्रॉफिट किस सिचुएशन में रहेगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं, इसको हम समझेंगे इस टेबल की हेल्प से भी और इस ग्राफ की हेल्प से भी। पहले ये पढ़ लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि MR इक्वल टू MC होना चाहिए, MR शुड बी इक्वल टू MC। ठीक है, क्यों, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। अब मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, ये वाला मैंने रिवेन्यू वाले चैप्टर में और ये वाला मैंने कॉस्ट वाले चैप्टर में बहुत ही विस्तृत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आप वो वाला वीडियोस देख सकते हो पहले, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं संक्षेप में बता देता हूँ क्या है इसका मतलब। रिवेन्यू आपने समझ लिया क्या होता है कि जितनी भी क्वांटिटी आप बेचकर जितना पैसा कमाते हो उसको कहते हैं रिवेन्यू। अब मान लेते हैं 100 क्वांटिटी का आपने प्रोडक्शन किया, उस 100 क्वांटिटी को बेचकर आपको 1000 रुपये कमाया आपने, तो ये 1000 रुपये क्या है, आपका रिवेन्यू है, और ये 100 क्या है, क्वांटिटी है। अब जब आपने 101 क्वांटिटी बना दी तो आपका कॉस्ट बढ़कर, रिवेन्यू बढ़कर 1010 रुपये हो गया, तो एक पे कितना हो गया, 10 रुपये, तो ये 10 रुपये ही है मार्जिनल रिवेन्यू। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट, मान लेते हैं ये 100 क्वांटिटी बचाने पर जो आपने 1000 रुपये का बेचा था, इसको 500 रुपये बनाया था आपने, 500 रुपये कॉस्ट लगी थी आपकी। जब आपने 101 किया तो ये 505 रुपये हो गया बढ़कर, तो ये जो 5 रुपये बढ़े एक क्वांटिटी पे, ये क्या है, आपका मार्जिनल कॉस्ट है।
तो मार्जिनल रिवेन्यू शुड बी मार्जिनल कॉस्ट, इसके बराबर होना चाहिए सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर। दूसरी कंडीशन है कि जब भी मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा तो मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, बढ़ता हुआ होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग व्हेन MR इक्वल टू MC। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट हमारा बढ़ता हुआ होना चाहिए, कम होता हुआ नहीं। थर्ड कंडीशन है कि MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, इसको हम समझेंगे ग्राफ पे। ठीक है, क्या है ये कि MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे से काटती हुई जाएगी। अब क्या है ये शर्तें किस सिचुएशन में जाके पूरी होगी ये समझते हैं हम इस टेबल में। टेबल क्या बनाया है मैंने, यहाँ पर लिया है क्वांटिटी या फिर आउटपुट, कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन वो कर रहा है। उसके बाद लिया मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब है कि कितने रुपए पर अपना प्रोडक्शन वो बेच रहा है। तो सारी क्वांटिटी उसने 12 रुपए पर बेच ली है। ठीक है, इसलिए उसका मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा, 12 रुपए ही होगा। पहली क्वांटिटी उसने 12 पर बेची, दूसरी क्वांटिटी 12 पर बेची, तो 24 रुपए तो हो गया उसका टोटल रिवेन्यू। और दूसरी क्वांटिटी बेचकर कितना रिवेन्यू में चेंज आया, 12 रुपए का। तो 12 रुपए पर उसने सारी की सारी क्वांटिटी बेच दी, या फिर सीमांत आय उसकी कितनी है, 12 है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि एक क्वांटिटी बनाकर कितना लगा, दूसरी क्वांटिटी पे कितना लगा, तीसरी पे कितना लगा। तो पहली क्वांटिटी पे 15 रुपए लगे थे, दूसरी क्वांटिटी पे 12 रुपए लगे, तीसरी पे 10 रुपए लगे, चौथी पे 9 रुपए लगे। ऐसे ही जितनी अलग अलग क्वांटिटी में लगता रहा वो यहाँ पर लिखा गया है, इसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट आप देखो तो शुरुआत में हो रहा है कम और यहाँ से लगता है फिर बढ़ने। ठीक है, यहाँ तक तो हुआ कम और यहाँ से फिर लगा बढ़ने। ऐसा क्यों होता है, इसका भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने कॉस्ट वाले चैप्टर में दे रखा है, यहाँ पर इसको संक्षेप में बता देता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा शुरुआत में होती है कम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शुरुआत में अगर आप एक ही एग्जांपल लो, मशीन्स हैं हमारी नई एकदम। ठीक है, तो शुरुआत में जब मशीन्स नई हैं तो वो बेहतर प्रोडक्शन करेंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी और कॉस्ट लगेगी उनमें कम। मान लेते हैं बाइक आप नई भी कोई भी खरीदते हो तो शुरुआत में बहुत अच्छी चलती है वो, उसमें पेट्रोल कम लगता है, और जैसे जैसे पुरानी होने लगती है उसमें पेट्रोल ज़्यादा लगने लगता है, और ठीक भी खराब भी ज़्यादा होने लगती है, उसमें पैसा ज़्यादा लगने लगता है। ऐसे ही ये भी मशीन है, शुरुआत में अच्छा प्रोडक्शन देगी, हो सकता है 10 घंटे चले, धीरे 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 वो कम हो जाएगा, हो सकता है कि 8 घंटे हो जाए वो। ठीक है, तो 8 घंटे चलेगी और 10 घंटे चलेगी, फ़र्क है। और 2 घंटे हो सकता है कि वो ख़राब ही रहे, उसको बनाने में ही पैसा लग रहा है। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट या फिर कॉस्ट शुरुआत में होती है कम और उसके बाद लगती है बढ़ने। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट। अब इसके हिसाब से हो गया टोटल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू को हम जोड़ देंगे तो वो टोटल रिवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा MR। तो MR को अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल रिवेन्यू। तो एक क्वांटिटी में कितना रहा, 12, दूसरी पे हो गया 24, तीसरी पे 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132। ये हो गया हमारा टोटल रिवेन्यू। ऐसे ही टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा MC। तो MC को ऐसे ही हम जोड़ते चले जाएंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो 15 + 12 27, 10 37, 9 46, 8 54, 63 71, 80 90, 102 117। ठीक है भैया, ये हो गया हमारा टोटल रिवेन्यू और ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। और ऐसे ही निकाला हुआ है फिर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं TR - TC। तो TR में से TC को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। 12 रुपये रिवेन्यू आया, 15 रुपये कॉस्ट लगी, तो -3 रुपये गया हमारा प्रॉफिट, जेब से गए 3 रुपये। ऐसे ही सेम 24 रुपये हमारा रिवेन्यू हुआ, 27 रुपये हमारी जेब से लगे, तो -3 रुपये गए। यहाँ पर भी लॉस, यहाँ -1, यहाँ पर 2, 6, 9, मतलब पहले शुरुआत में उसको लॉस हुआ, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट होना बढ़ता रहा, प्रॉफिट हुआ उसको बढ़ता रहा और प्रॉफिट। अब हम इस पर देखते हैं हमारा क्या, ये 3 कंडीशंस मैप करके कि किस सिचुएशन में प्रोड्यूसर रहेगा इक्विलिब्रियम में। तो पहला कंडीशन है, पहली शर्त है कि MR = MC होना चाहिए। तो MR = MC 2 सिचुएशन में है, 2 क्वांटिटी पे भी है। यहाँ पर देखो MR भी 12 है और MC भी 12 है। ठीक है, और एक 10 क्वांटिटी पे है, यहाँ पर भी MR 12 है और MC भी 12 है। तो 2 सिचुएशन में रहेगा क्या वो संतुलन में, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि जो दूसरी शर्त है क्या है कि MC शुड बी राइजिंग, MC बढ़ रहा होना चाहिए, और यहाँ पर शुरुआत में MC हो रहा है कम, जहाँ 12 12 है ये दोनों, यहाँ पर MC लगातार कम हो रहा है, MC बढ़ का रहा है, नीचे बढ़ रहा है।
10 क्वांटिटी पे एमसी बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन में हमारा प्रोड्यूसर रहेगा इक्विलिब्रियम में, संतुलन में। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि संतुलन उस स्थिति में होता है जहां पर हमारा प्रॉफिट रहता है मैक्सिमम। तो आप देखो 10 क्वांटिटी पे ही हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट इसने कहीं पर कमाया है? नहीं कमाया। 18 रुपये यहाँ पर भी कमाया, लेकिन एम आर एम सी के बराबर नहीं है। एम आर एम सी के बराबर कहाँ है? इस वाले 18 पे है। तो 10 क्वांटिटी पे प्रोड्यूसर क्या रहेगा? संतुलन वाली स्थिति में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर है भैया? ये शर्तें पूरी हो गई दोनों की दोनों, और हमने न्यूमेरिकल भी समझ लिया कि यहाँ पर इसका प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो ये जहाँ पर भी जिस भी डेटा में ये पूरा हो जाएगा वो वहाँ पर प्रोड्यूसर रहता है इक्विलिब्रियम में। तो अब इसका ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स पे ले लिया मैंने आउटपुट, ठीक है, और वाई पे ले लिया मैंने एम आर और एम सी। तो एम आर का ग्राफ कैसा जाएगा? एम आर का ग्राफ बिल्कुल सीधा जाएगा, क्योंकि सारे के सारे प्राइस क्या हैं? सेम है। तो ये हो गया एम आर का ग्राफ, 12 पे बिल्कुल सीधा चला गया। एम सी का ग्राफ कैसा है? पहले शुरुआत में कम हो रहा है और फिर ऊपर बढ़ रहा है। तो ऐसे पहले शुरुआत पे कम होगा और फिर ऊपर बढ़ेगा, इसको कहते हैं एमसी का ग्राफ। एमसी का ग्राफ कॉस्ट वाले चैप्टर में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है पूरा का पूरा, ऐसा क्यों बनेगा, यहाँ पर सिर्फ ऐसे संक्षेप में ही बना दिया है। तो एमसी का ग्राफ पहले नीचे आता है और फिर ऊपर चला जाता है। अब यहाँ एमसी और एमआर दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं आपस में, कट कर रहे हैं। इसको कह देते हैं ए पॉइंट, इसको कह देते हैं बी पॉइंट। डेटा में भी आपने देखा दोनों जगह बराबर है, दो जगह, एक 2 क्वांटिटी पे और एक 10 क्वांटिटी पे, तो ये वही हैं, दो जगह बराबर हैं दोनों, एमसी और एमआर। तो क्या कहता है तीसरा शर्त कि एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। एमसी शुड कट, सबसे पहले तो यही है कि काट रहा होना चाहिए एमसी एमआर को। तो काट कहाँ पर रहा है? ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, लेकिन फ्रॉम बिलो, यहाँ पर देखो काट रहा है ऊपर से नीचे आके, नीचे से ऊपर जाते हुए काट रहा है कहाँ? बी पॉइंट पे। तो हम बी पॉइंट को कह सकते हैं कि ये क्या है? इक्विलिब्रियम है, संतुलन की स्थिति है। डेटा में भी हमने देख लिया संतुलन कब रहेगा? जब प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा। और प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ है? इस सिचुएशन पे ही है, बी पॉइंट पे, जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है एमसी, है ना। तो ये है शर्तें या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उत्पादक संतुलन में कब होगा। आशा करता हूँ आपको आसानी से समझा पाया हूँगा मैं। तो ये अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लिखो या प्रोड्यूसर उत्पादक संतुलन में कब रहेगा, तो हमें यही लिखना है। ये कंडीशंस हैं इसकी, और ये टेबल है, और ये ग्राफ है, ये तीनों बनाकर छुट्टी, 4 से लेकर 6 नंबर आपके फ्री के। तो ये था चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। पढ़ लेना इसको अच्छे से। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।